हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पुरातत्व संबंधी शास्त्र पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं उसको। सबसे पहला भाग है दोस्तों प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा भाग है दोस्तों आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और दोस्तों हिस्टोरिकल। दोस्तों ये देखते हैं प्रागैतिहासिक काल आखिर मानव के विषय में जानकारी क्या क्या देता है हमें। तो प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों हमें जितनी भी जानकारी मिलती है तो वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। और इसमें मानव के विषय में जितनी भी जानकारी लिखित रूप में नहीं मिलती है। और पुरातात्विक स्रोतों में यह भी कह सकते हैं कि दोस्तों कि मानव के विषय में जितनी भी जानकारी मिलती है वो पाषाण काल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन या खिलौने से जानकारी मिलती है। अब दोस्तों ये देखते हैं आद्यैतिहासिक काल में हमें जानकारी क्या क्या मिलती है। इसमें दोस्तों लिखित तो जानकारी मिलती है, एक ऐसा काल जिसमें लिखित जानकारी तो मिलती है और उसे पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देखें तो ये आएगा इसमें हड़प्पा सभ्यता। एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता, एक ऐसा काल जिसमें मानव के विषय में जानकारी लिखित स्रोत के आधार पर तो मिलती है पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। वो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल में क्या क्या जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल में दोस्तों इसमें जानकारी लिखित रूप में भी मिलती है, लिखित भी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सका है, और उसे पढ़ा भी जा सका। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में तो दोस्तों देखते हैं पाषाण काल के बारे में। प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज। इसके बारे में दोस्तों देखें तो पाषाण काल को हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और दूसरा भाग है दोस्तों मध्य पाषाण काल। और तीसरा है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 भागों में हमारे पाषाण काल को बांटा गया। पूरा पाषाण काल से दोस्तों क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो इसके दोस्तों इसके अवधि देख लेते हैं। समय काल सबसे पहले पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग होती है 25 लाख बीसी से, 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक, 12 के बीसी। और मध्य पाषाण काल की दोस्तों होती है ये 12,000 बीसी से 5,000 बीसी तक। और नवपाषाण काल की दोस्तों देखें तो नवपाषाण काल की होती है 5,000 बीसी से 3,000 बीसी तक, 3,000 बीसी। तो दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों देखें तो सबसे पहले हमें जानकारी ये मिलती है पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों जितना भी मनुष्य ने या मानव के विषय में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो पत्थरों से मिलती है, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। तो पत्थरों के विषय में सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हमें जानकारी मिलती है। इस समय का मानव जो था दोस्तों खानाबदोश था, खानाबदोश। और दूसरा मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था मानव का, शिकारी था, शिकारी या इसे आखेटक भी कहेंगे। अगर एग्जाम में आखेटक भी आता है तो उस पर टिक करेंगे। और तीसरा था पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव ने
आग की आविष्कार कर ली थी। आग आग का आग की खोज या आविष्कार। एक ऐसा काल जिसमें मानव खानाबदोश था, तो ये कौन सा काल था दोस्तों? तो वो काल पुरापाषाण का था। इसी काल में दोस्तों खानाबदोश को ये कहेंगे खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, वो खाना को बचा के रखता था उसको। तो दोस्तों जैसा कि हम देख चुके हैं कि पुरापाषाण काल में मानव के विषय में जो जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो पाषाण काल के पत्थरों और उनके बने खिलौनों से मिलती है या मिट्टी के बर्तनों से मिलती है। और पुरापाषाण काल में मानव खानाबदोश था और मनुष्य का मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। और पुरापाषाण काल में ही मानव ने आग के आविष्कार कर लिया था। अब दोस्तों देखते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल के बारे में दोस्तों जैसे इसको रफ करते हैं। मध्यपाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने अंत्येष्टि क्रिया से मानव अंत्येष्टि क्रिया से परिचित हो गया था। अंत्येष्टि क्रिया क्या होती है दोस्तों? वो क्रिया कर्म, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो कर्म किया जाता है क्रिया कर्म, या जलाना फूकना जैसे, उसी को क्रिया कर्म कहते हैं। मध्यपाषाण काल में दोस्तों प्रयोग होने वाले जो उपकरण थे वो माइक्रोलिथिक थे। माइक्रोलिथिक, या इसे ये भी कह सकते हैं लघु पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण। पुरापाषाण काल मध्यपाषाण काल के बारे में दोस्तों एक और जानकारी हमें मिलती है, वो पॉइंट में लिख लेंगे। मध्यपाषाण काल के मानव का शरीर या अस्थिपंजर, मानव का अस्थिपंजर के साथ, अस्थिपंजर के साथ प्रतापगढ़ यूपी के, प्रतापगढ़ यूपी के, इसको यहां पे लिख लेते हैं सराय नाहर राय और मैदाहा नामक स्थान से मिले। नामक स्थान से मिले। मानव मध्यपाषाण काल से मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय और मैदाहा नामक स्थान से मिले। अब दोस्तों देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट काल है, इसको देखते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में दोस्तों मानव ने कृषि करना सीख लिया था। सबसे पहला तो कृषि, सेकेंड होगा पशुपालन करना सीखा, और थर्ड होगा पहिए का आविष्कार किया, पहिए की खोज, और फोर्थ होगा पहिए की खोज किया, और उसके बाद आवास बनाना सीखा। तो दोस्तों ये कृषि के आधार पर देखें, अगर मनुष्य ने सबसे पहले कौन कौन सी फसल की खेती की थी, तो मानव ने सबसे पहले फसल, इसको लिख लेते हैं गेहूं और जौ, जौ की खेती की। और इस फसल के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? तो ये फसल के साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़, ये कहां पे पड़ता है? बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। और दूसरी फसल के साथ नंबर 2 पे आते हैं चावल या धान भी कह सकते हैं। इसके साक्ष्य कहां से मिले? इसका साक्ष्य दोस्तों कोल्डी हवा यूपी से मिले। कोल्डी हवा यूपी।
अगर पूछे थे मानव के चावल के साथ सर्वप्रथम कहां से मिले, तो चावल के साथ सर्वप्रथम कोल्डी हवा से मिले। अगर पूछे गेहूं और जौ के साथ सर्वप्रथम कहां से मिले हैं, तो गेहूं और जौ के सर्वप्रथम साथ मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। अगर पूछे थे सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो सबसे पहली फसल गेहूं और जौ थी। अब दोस्तों पशुपालन में क्या, पशुपालन सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था, तो सबसे पहला पालतू पशु दोस्तों कुत्ता था। और इसी नवपाषाण काल में दोस्तों मानव ने पहिए की भी खोज की और आवास बनाना सीखा। क्योंकि आवास इसलिए बनाना सीखा क्योंकि वो कृषि करने के लिए एक स्थायी रहना जरूरी था, इसलिए मानव ने आवास बनाना सीखा। ये तो दोस्तों हो गया। अब नवपाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या मिलता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये मिलता है कि पाषाण काल के उपकरण की खोजकर्ता कौन है। उपकरण खोजकर्ता, पाषाण काल उपकरण के खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फुट पाषाण काल उपकरण के खोजकर्ता थे। और ये कब उपकरण की खोज की थी पाषाण काल, तो 1863 में की थी दोस्तों। अब इसी के बाद में दोस्तों नवपाषाण काल के बाद में एक आता है ताम्र पाषाण काल, उसके बारे में देखते हैं। ताम्र पाषाण काल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ताम्र पाषाण काल में दोस्तों तांबे की खोज की थी। तांबा धातु की खोज की गई। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी दोस्तों, तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। और मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु किस काल की थी, तो वो ताम्र पाषाण काल की थी। अब दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों में ये मिलता है कि मानव के अस्थिपंजर या मानव कंकाल का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला, तो मानव कंकाल का साक्ष्य सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं। मानव कंकाल, इसमें मानव कंकाल में क्या मिली थी दोस्तों, खोपड़ी मिली थी। खोपड़ी का साक्ष्य, मानव कंकाल खोपड़ी का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिला था दोस्तों, तो इसको देखते हैं सबसे पहले कहां से मिला था। तो ये मिला था दोस्तों कोल्डी हवा से। कोल्डी नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका सर्वप्रथम साक्ष्य सब मिला था पल्लवरम से। पल्लवरम, और ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, अगर पूछे थे पल्लवरम कहां पर पड़ता है, तो ये मद्रास, वर्तमान में चेन्नई नाम है, चेन्नई में पड़ता है। अगर पूछे थे मानव कंकाल या खोपड़ी का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिला था, मानव कंकाल या सर्वप्रथम खोपड़ी का साक्ष्य पल्लवरम से मिला था। अगर पूछे थे मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम चित्रकारी कहां से मिली थी, या पत्थर पर चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य, अगर मानव की चित्रकारी के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले थे, तो दोस्तों होगा भीमबेटका से। भीमबेटका ये कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर ये पूछे थे भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, उसमें ये भीमबेटका पड़ता है। अगर दोस्तों एक और देखते हैं, अगर ये पूछे थे बिहार में किस जगह से मिले थे मानव चित्रकारी का सर्वप्रथम साक्ष्य, अगर बिहार से पूछे थे, बिहार से, तो बिहार में दोस्तों मिला था चिरांद से। चिरांद से मानव चित्रकारी का साक्ष्य, मानव चित्रकारी का साक्ष्य। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं।
अगर आ जाए गढ़ता आवास के साक्ष्य कहां से मिले, तो ये गढ़ता आवास जैसे गड्ढे में, मानो पूरा पाषाण काल का मानो जो भी था वो गड्ढे में आवास बना कर रहता था। तो उसके साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले, तो उसके साक्ष्य सर्वप्रथम दोस्तों बुर्जहोम कश्मीर। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये कश्मीर में पड़ता है। बुर्जहोम कश्मीर से मानो गढ़ता आवास के साथ मिले। इसी में दोस्तों एक और चीज याद रखेंगे, जब मानव मनुष्य का अंतिम संस्कार किया, मर जाता था, उसके बाद इसी गर्त आवास में गर्त आवास में कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। मानव शव को, ये भी लिख लेते हैं, मानव शव को गर्तावास में कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। मानव शव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले, तो ये मानव शव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्जहोम कश्मीर से मिले। या मानव गढ़ता आवास के साक्ष्य कहां से मिले, तो वो भी बुर्जहोम कश्मीर से मिलते हैं। तो दोस्तों अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों